जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब विद अंकित पे। दोस्तों आज हम कंप्यूटर सीरीज का टेस्ट 3 करने वाले हैं। इसके पहले हम 2 टेस्ट करा चुके हैं। इसमें हम 20 क्वेश्चन कराते हैं, पूरा डिटेल में उस क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं और उससे रिलेटेड फैक्ट भी मैं आपको बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं टेस्ट 3। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, बताएं कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। पहला ऑप्शन है MS वर्ड में लैंडस्केप एक मान्य पेज मार्जिन विकल्प है। दूसरा है MS वर्ड में पोर्ट्रेट एक मान्य पेज मार्जिन विकल्प है। यहाँ पे मान्य पेज का मतलब है यहाँ पे एक वैलिड। MS वर्ड में पोर्ट्रेट एक मान्य पेज मार्जिन विकल्प है और MS वर्ड में लैंडस्केप एक मान्य पेज मार्जिन विकल्प है। ये आपको बताना है सही है या गलत है, कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये आपको बताना है। तो पहला है ऑप्शन यहाँ पे दोनों सत्य हैं, दूसरा है दोनों असत्य हैं, एक सत्य एक असत्य और एक असत्य एक दूसरा सत्य। तो इसको चलिए हम आपको डिटेल में MS वर्ड में ले चलते हैं और वहाँ पे दिखाते हैं। सारे क्वेश्चन हम आपको इसी तरह से कराएंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे, जब आप लेआउट पे आएंगे तो यहाँ पे मार्जिन का विकल्प आपको मिलेगा, लेकिन मार्जिन में यहाँ पे कहीं पे लैंडस्केप पोर्ट्रेट का ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो कहाँ पे मिलेगा वो, आप जब यहाँ पे आएंगे उसके बगल में आपको दिखेगा ओरिएंटेशन। मार्जिन के जस्ट राइट में यहाँ पे आपको पोर्ट्रेट लैंडस्केप का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। इसके पहले की क्लास में भी हमने आपको बताया था। यहाँ पे आप पोर्ट्रेट लैंडस्केप देख पा रहे होंगे। पोर्ट्रेट का मतलब होता है ये आपका ये लंबा में रहेगा, यानी आयताकार ही रहेगा लेकिन वो ऊपर की तरफ लंबा रहेगा। और लैंडस्केप जहाँ पे जैसे इमेज में आप देख पा रहे होंगे, लैंडस्केप हॉरिजॉन्टल होता है और पोर्ट्रेट जो होता है वो खड़ा खड़ा होता है। तो मेरे हिसाब से आप यहाँ समझ गए होंगे कि इसका ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। ये मार्जिन में ना होके ओरिएंटेशन में होता है या फिर लेआउट में भी होता है। उसके नीचे आपको लेआउट मिल जाएगा, उसमें होता है। तो यहाँ पे ये विकल्प सही होगा, दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड के टेबल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे आपको असत्य छांटना है। एक टेबल में एक रो और एक कॉलम हो सकता है। एक टेबल में केवल एक रो हो सकती है। एक टेबल में अभाज्य संख्या में कॉलम नहीं हो सकते। एक टेबल में केवल एक कॉलम हो सकता है। इसके कहने का मतलब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। चलिए हम आपको दिखाते हैं, ले चलते हैं MS वर्ड में और एक टेबल क्रिएट करते हैं। हम यहाँ से पहले एक नया पेज लेते हैं। अब ये है नया पेज। अब ये कह रहा है कि हमने यहाँ पे एक टेबल बना लिया, ठीक, ये भी एक टेबल ही है, ये एक टेबल हो गया। अब इनके कहने का मतलब है, क्वेश्चन के हिसाब से आप देखिए कि एक टेबल में केवल एक रो हो सकती है और एक कॉलम हो सकता है। तो बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पे जो आप अभी टेबल देख रहे होंगे ये है, देखिए इसको समझ लीजिए कि एक रो है और एक ये कॉलम है। जब ज़्यादा रहते हैं तो कई लगता है, लेकिन यहाँ पे एक रो एक कॉलम से मिलकर एक टेबल ये बन गई है। तो ये सत्य बात है। तो पहला हमारा सही हो जाएगा। एक टेबल में केवल एक रो हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। फिर नीचे वाला है, एक टेबल में केवल एक कॉलम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है, एक टेबल में अभाज्य संख्या में कॉलम नहीं हो सकते। यहाँ पे हमको असत्य छांटना है। तो यहाँ पे यही ऑप्शन जो है वो, इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सत्य है, बाकी के सभी असत्य हैं, लेकिन हमें सत्य छांटना है। तो सत्य यहाँ पे होगा ये, एक टेबल में अभाज्य संख्या में कॉलम नहीं हो सकते। इस क्वेश्चन के हिसाब से अभाज्य संख्या में कॉलम हो सकते हैं,
बिल्कुल हो सकते हैं। अब बात करें अभाज्य संख्या की, तो अब अभाज्य संख्या तो आपको पता ही होगा, फिर भी नहीं पता है तो हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। पहले इस टेबल को हम डिलीट कर देते हैं, उसके बाद हम देखते हैं। फिर दोस्तों अभाज्य संख्या जैसे 2 हो गया सबसे छोटी, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, तो ये अभाज्य संख्या होती हैं। अब कह रहा है कि अभाज्य संख्या में टेबल नहीं हो सकती हैं, तो ये गलत है। हम 2 टेबल बनाएंगे, यहाँ पे 2 में हो जाएगा, 3 करेंगे 3 का हो जाएगा, 5 करेंगे 5 का हो जाएगा, 7 करेंगे 7 का हो जाएगा। देखिए 7 बाई, अगर हम 7 की बनाना चाहें तो 7 बाई 7 की टेबल बन जाएगी, 5 बाई 5 की बनाना चाहें बन जाएगी। तो अभाज्य संख्या में कह रहा टेबल नहीं बन सकती, तो ऐसा नहीं है, आप जितना चाहें उतना टेबल बना सकते हैं। यहाँ पे 10 बाई 8 की लिमिट है, अगर उससे ज़्यादा बढ़ाना चाहें तो इंसर्ट टेबल करके यहाँ पे आप नंबर डाल सकते हैं कि कितने नंबर आप कॉलम चाहिए और कितने नंबर आप रो चाहिए, कितना भी बना सकते हैं, यह बन जाएगा यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको ऑप्शन समझ में आ गया होगा। इसका तीसरा ही विकल्प जो है वो गलत है। उसके बाद एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा व्यू ऑप्शन दिखाता है कि आपका डॉक्यूमेंट वेब पेज के रूप में कैसा दिखाई देगा, ये यहाँ पे बताना है आपको। तो आउटलाइन, वेब लेआउट, प्रिंट लेआउट और रीड मोड लेआउट होना। तो यहाँ पे देखते हैं, आप ले चलते हैं एमएस वर्ड में। सारे क्वेश्चन हम कोशिश करेंगे आपको विद एग्जाम्पल दिखाएं। देखिए यहाँ पे राइट साइड में रहता है, आप मेरे माउस का कर्सर देख पा रहे होंगे, ये है रीड मोड। रीड मोड ऑप्शन है जिसमें आपको एक साथ 2-2 पेज दिखते हैं, और अधिक अगर पढ़ना है आप तो यहाँ पे क्लिक करते जाइए, यहाँ पे माउस आप देख पा रहे होंगे, ये नेक्स्ट होता चला जाएगा, ये रीड मोड है। उसी के बगल में ये है प्रिंट लेआउट, जिसमें आप नॉर्मल मोड में रहते हैं तो ये प्रिंट लेआउट रहता है कि आप कोई पेज प्रिंट करेंगे तो कितना दिखेगा, किस तरह से दिखेगा, ये यहाँ पे दिखाता है। उसके बगल में वेब लेआउट होता है। वेब लेआउट क्या होता है, जो आप गूगल में कोई चीज़ सर्च करते हैं तो जो पेज ओपन होता है वो वेब लेआउट होता है। ये इस तरह का, अगर हम इसको वेब लेआउट मोड में देखेंगे तो इस तरह से दिखाई देगा, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये सारा पेज जो है, थोड़ा सा हम जूम कर दिए हैं तो इस वजह से दिख रहा है। वेब लेआउट मोड में एक फ़ायदा और रहता है, यहाँ पे पेज नहीं दिखाता कितने पेज में डॉक्यूमेंट है, कहाँ से पेज ख़त्म हो रहा है, कहाँ एंड हो शुरू हो रहा है, कुछ नहीं पता चलता है। आप इसको स्क्रॉल करते जाइए और ये नया पेज नीचे आता चला जाएगा, ये देखिए। लेकिन जब इसको प्रिंट लेआउट में रखते हैं तो इसमें पेज, देखिए यहाँ पे पेज का डिवाइडेशन पता चलता है, कहाँ से पेज एंड है, कहाँ से शुरू है, ये सब यहाँ पे पता चल जाता है कि ये पूरा मैटर आपका कितने पेज में है, ये प्रिंट लेआउट में पता चलता है। लेकिन वेब लेआउट में कुछ नहीं पता चलता, सीधे पूरा आपका जो पूरा एक वेब में बन जाता है। ये देखिए इस तरह से आप वेबसाइट में कोई चीज़ ओपन करते हैं तो आपको नहीं पता चलता है कितने पेज में है, खींचते चले जाते हैं, चाहे जितने पेज में रहे वो ओपन होता चला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या होगा। वेब लेआउट हो जाएगा। 3 ही लेआउट होते हैं, वेब लेआउट, प्रिंट लेआउट और रीड मोड होता है। आउटलाइन वेब लेआउट नहीं होता है। आउटलाइन क्या होता है, जैसे कोई मान लिया इमेज ही बना ली आपने, ये इमेज बनाया है तो इसके बाहर बाहर जो कुछ लगाया जाता है वो आउटलाइन होती है। नेक्स्ट एमएस वर्ड के हाल के संस्करणों, जैसे एमएस वर्ड 2016 में होम मेन्यू के तहत फॉन्ट कमांड समूह के भाग के रूप में निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है। पेस्ट दिखाई देगा, शो हाइड दिखाई देगा, फॉर्मेट प्रिंटर दिखाई देगा, चेंज केस दिखाई देगा। यहाँ पे आपको फॉन्ट कमांड देखना है, फॉन्ट कमांड के समूह के अंदर क्या दिखाई देगा। तो चलिए हम इस वर्ड हम ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो ये है होम पेज। होम पेज के अंदर आप देखेंगे ये है फॉन्ट लेआउट। इस फॉन्ट के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे ये आपका है इंक्रीज फॉन्ट, ये है आपका डिक्रीज फॉन्ट, ये उसके बगल में है चेंज केस। यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया है चेंज केस, तो ये ऑप्शन इसका सही होगा। फॉर्मेट प्रिंटर, शो हाइड और पेस्ट, ये ऑप्शन में ये वहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेंगे फॉन्ट कमांड के अंदर।
और दोस्तों यहाँ पे देखिए फॉर्मेट पेंटर, पेस्ट कमांड, ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे आपको क्लिप बोर्ड में देखने को मिलेंगे। क्लिप बोर्ड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, क्लिप बोर्ड के अंदर फॉर्मेट पेंटर और यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन फॉन्ट में यहाँ पे चेंज केस। अब आप सोच रहे होंगे चेंज केस क्या होता है, तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ। कोई ब्लैंक पेज ले लेते हैं। चेंज केस होता है जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे मैं अपना नाम टाइप कर रहा हूँ यहाँ पे अंकित, ठीक, थोड़ा सा बड़ा कर दें जिससे कि आपको दिखे, ठीक, ये हो गया हमारा नाम। अब हम इसका हम केस चेंज करना चाहें तो यहाँ से हम इस पर क्लिक करेंगे तो इसका जो है केस चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है किस तरह से केस आप रखना चाहते हैं, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, उसके बाद टॉगल केस। टॉगल केस में क्या है, पहला छोटा हो जाएगा बाकी का स्मॉल हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। देखिए आपका हो गया अपर केस। सेंटेंस केस में क्या होता है, पहला कैपिटल बाकी का स्मॉल। लोअर केस में सारे स्मॉल, उसके बाद अपर केस में सारे कैपिटल। कैपिटलाइज ईच वर्ड, यहाँ पे पहला वाला अक्षर कैपिटल हो जाएगा, बाकी के अगर यानी पूरे सेंटेंस में अगर मैं यहाँ पे और आगे लिखना चाहूँ तो देखिए आप यहाँ पे पहला अक्षर जो हो रहा है, सारे वर्ड का पहला अक्षर जो है कैपिटल हो रहा है। कैपिटलाइज ईच वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल कर रहा है, ये होता है चेंज। गूगल में क्या कर रहा है, पहला अक्षर इस्तेमाल कर रहा है, बाकी का कैपिटल कर रहा है। ये चीज़ आप शिफ्ट और F3 का प्रयोग करके भी कर सकते हैं कीबोर्ड से। अगर से देखिए मैं इस माउस को यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, शिफ्ट F3 कर रहा हूँ, ये ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। तो ये कीबोर्ड से भी इसको कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका चेंज केस। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। MS एक्सेल वर्कशीट में जब आप B3 से शुरू करते हैं और B3 से G9 सेल्स की तरफ एक रेंज को सिलेक्ट करते हैं तो नेम बॉक्स में क्या प्रदर्शित होगा, ये यहाँ पे बता रहा है। और आपको देखना किस में है, MS एक्सेल में B3 से लेकर आपको G9 तक जाना है, एक सेल को सिलेक्ट करना है। तो चलिए हम MS एक्सेल भी आपको ओपन करके दिखाते हैं। ये MS एक्सेल है। MS एक्सेल में पहले आपको यहाँ पे B देखना है, कहाँ पे है, B यहाँ पे है और उसके बाद 3 यहाँ पे है। B यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट होते हैं ये सारे कॉलम को इंडिकेट करते हैं और जो नंबर होते हैं ये रो को करते हैं। तो यहाँ पे हमारा B3 ये है और इसका जो एड्रेस है यहाँ पे ये नेम बॉक्स में दिखाई देता है, इसको नेम बार बोला जाता है, ये यहाँ पे दिखाई देता है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन हो रहा है कि B3 से लेकर G9 तक आपको सिलेक्ट करना है, G9 तक। और G9 कहाँ पे है, G9 हम यहाँ पे देखें तो G यहाँ है और इसका 9 यहाँ पे है, यानी ये सेल जो है G9 ही देखिए यहाँ पे इसका नेम बॉक्स यहाँ पे दिखा रहा है G9 है। तो हमें यहाँ पे B3 कहाँ पे है, मैं थोड़ा सा इसको कलर कर दूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। ये B3 है और G9 कहाँ पे है, ये वाला जो एरिया है ये 9 है। इसको मैं रेड कर दूँ, यानी आपको यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक का एरिया सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे अब यही बताना है कि जो नेम बॉक्स है इसमें क्या शो करेगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे सिर्फ B3 ही शो कर रहा है। तो जहाँ से हम शुरू करेंगे उस सेल को एक्टिव सेल बोला जाता है, उसी से हम यहाँ पे नीचे आ रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे इसी का एड्रेस शो हो रहा है। B3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर हम यहाँ G9 से लेकर इधर कहीं जाएंगे, यहाँ से लेकर इधर जाएंगे तो देखिए सिर्फ इसी का एड्रेस शो हो रहा होगा, ये I है और ये 8 नंबर पे है। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा B3, जहाँ से शुरू करेंगे वही होगा नेम बॉक्स। दोस्तों और डिटेल में हम आपको बताना चाहें एक्सेल के यहाँ पे कुछ व्यू या फिर MS वर्ड के, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये है हमारी ई बुक जिसको हमने नाम दिया है कंप्यूटर की ई बुक, हमने इसको बनाया है। दोस्तों ये कंप्लीट ई बुक है जो कि आपके सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।
ये टोटल 143 पेज में है और इसका प्राइस मात्र 15 रुपये है, जो कि 99 रुपये था, लेकिन इसको हमने घटा के 15 रुपये कर दिया है। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो यहाँ पे एक नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप मैसेज करेंगे, आपको PDF वहाँ पे मिल जाएगी। तो डिटेल में इसमें सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा, पूरी MS ऑफिस है। इसका मैं आपको इंडेक्स दिखा देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा ओपन करने में प्रॉब्लम मुझे हो रही है। ये है इंडेक्स, देखिए आप यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर की बनावट, इनपुट आउट डिवाइस या कंप्यूटर मेमोरी, डेटा रिपोर्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट विंडो। जब भी हम क्वेश्चन यहाँ पे करा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सारे क्वेश्चन हैं। डेटाबेस, डेटा संचार, नेटवर्किंग, इंटरनेट, कंप्यूटर सुरक्षा, उसके साथ साथ यहाँ पे 525 ऑब्जेक्टिव भी हम यहाँ पे रखे हुए हैं। दोस्तों इसके पेज नंबर 60 पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पूरा ये एक्सेल का व्यू है। ये है एक्टिव सेल, जहाँ पे अभी हमने माउस रख के आपको दिखाया था। जहाँ पे आपका माउस रहेगा वो एक्टिव सेल रहेगा और इसका एड्रेस यहाँ पे शो होगा। और ये है फॉन्ट बॉक्स, जिसको फॉर्मेटिंग टूल बार बोला जाता है, जो हमने आपको दिखाया। और ये आपका क्लिप बोर्ड है। और यहीं पे आप देख पा रहे होंगे वह पूरा वर्कशीट विंडो है। और ये कॉलम हेडिंग इसको बोला जाता है, इसको रो हेडिंग बोला जाता है। और यहाँ पे जो पूरा दिख रहा है ये है आपका फार्मूला बार। जब भी आप कुछ लिखेंगे तो आपका इसी में शो होगा, जो भी हमने आपको दिखाया है। ये फार्मूला बार है। अगर कोई फार्मूला का प्रयोग करते हैं तो इसमें दिखता है, क्योंकि एक्सेल का प्रयोग ज़्यादातर कैलकुलेशन के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे आपका फार्मूला बार। और टाइटल बार ये है। ये क्या होता है, जब आप एक्सेल की कोई फाइल जिस नाम से रहती है वो टाइटल बार में दिखाई देता है, किस नाम से आपने इस फाइल को बनाया हुआ है, ये टाइटल बार होता है। बाकी यहाँ पे मैक्सिमाइज मिनिमाइज आप जानते ही होंगे, क्लोज करने के लिए क्रॉस वाला रहता है और मिनिमाइज करने के लिए माइनस का चिन्ह जो यहाँ पे दिखता है। और ये मैक्सिमाइज करने के लिए आपको कुछ इस तरह से दिखता है। मेरे ख्याल से यहाँ पे हमने ये स्क्रॉल बार है, तो आप जानते ही होंगे कुछ स्पेशल फीचर यहाँ पे रहते हैं, सम वम करने के लिए, सॉर्ट करने के लिए। धीरे धीरे आपको बताया जाएगा जब ज़रूरत पड़ेगी तो। और ये है मेनू बार, ये होम मेनू, इंसर्ट मेनू, पेज लेआउट, ये सारे मेनू बार हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अनाधिकृत रूप से सॉफ्टवेयर की कॉपी और वितरण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये है आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सॉफ्टवेयर पायरेसी होगा। जो अनाधिकृत रूप से यानी अनथराइज जो है रूप से आपकी सॉफ्टवेयर की कॉपी करना और किसी को देना, दूसरे को यूज कराना, ये सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर पायरेसी के अंतर्गत आती हैं। क्रैकिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी सॉफ्टवेयर में आप कुछ उसमें चेंजेस करके उसको बनाना, ये क्रैकिंग कहलाता है। हैकिंग आप समझते ही होंगे, ये भी एक तरह से अनथराइज्ड यूज हुई होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर किसी सॉफ्टवेयर को तो ऐसे हैकिंग होती नहीं है कि वेबसाइट के थ्रू, आपने सुना ही होगा फेसबुक हैक हो गया, व्हाट्सअप हैक हो गया, ये वो हैकिंग कहा जाता है। कोई दूसरा उनके आईडी पासवर्ड से उसको हैक कर लेता है, वो उसका यूज करता है, मिसयूज करता है, वो हैकिंग कहलाता है। और सॉफ्टवेयर लिटरेसी तो यहाँ पे इससे साक्षरता से संबंधित है। इसका जो सही आंसर होगा वो दूसरा हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपको ऐसे ही जानकारी हम प्रोवाइड कराते रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपको ये बताना है। लिनक्स है, डिबगर है, मोजिला है, गूगल क्रोम है, तो ये आपको बताना है। इस दोस्तों यहाँ पे मोजिला फायरफॉक्स, ये देखिए हमारे में ये यहाँ पे दिख रहा होगा, ये एक ब्राउज़र होता है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है नहीं, आपने भी यूज किया होगा फायरफॉक्स को। ये है मोजिला फायरफॉक्स, ये एक ब्राउज़र है। और इसके बगल में यहाँ पे दिख रहा होगा ये है क्रोम, ये क्रोम ब्राउज़र है, इसको भी आपने यूज ही किया होगा। और डीबगर, ये क्या होता है, जब कोई भी कंप्यूटर में बग आ जाता है, बग एक तरह समझ लीजिए वायरस ही होता है, या फिर कोई ऐसी चीज़ होती है जो सिस्टम को प्रॉब्लम करती है चलने में, तो वो उसको बग बोला जाता है। बग, उसको हटाने के लिए डिबगर का प्रयोग किया जाता है, इसी टूल को डिकोड करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है लिनक्स, तो ये ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब आपको हम कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल दिखाते हैं। दोस्तों हमारी जो ई बुक है उसका यहाँ पे देख पा रहे होंगे 7वां टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि 42 से 46 पेज पे है। तो चलिए देखते हैं 42 पे क्या आ रहा है। यहाँ पे
पेज नंबर हमने नीचे लिखा हुआ है क्योंकि 1-2 पेज ऊपर से लगाए हुए हैं इस वजह से। अब यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का समूह है जो मानव एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच संवाद स्थापित करता है। जो हम आपको अभी यहाँ पे पढ़ा रहे हैं ये सारा कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू होता है। एक प्रकार का प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के विभिन्न अंगों को निर्देशन देता है किस प्रकार से प्रोसेसिंग का कार्य सफल होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो यूजर एवं कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस, एक माध्यम की भांति कार्य करता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे देख पा रहे हो, ऑपरेटिंग सिस्टम कई प्रकार के होते हैं। एक बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और यहाँ पे सिंगल यूजर जिसे एक यूजर एक टाइम पे यूज कर सकता है। मल्टी यूजर जो ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में एक से अधिक उपयोगकर्ता को कार्य करने की अनुमति देता है उसे मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एक समय में एक टास्क प्रयोग कर सकते हैं। मल्टी टास्किंग क्या होता है? एक समय में कई कार्य कर सकते हैं। जैसे अभी मैं आपको देखिए PDF ओपन कर दिखाया हूँ, इसके बाद हम यहाँ पे PPT ओपन करके दिखा सकते हैं। इसी के साथ हम यहाँ पे यूट्यूब भी चला सकते हैं। इसमें कई काम एक साथ कर सकते हैं। टेलीग्राम ओपन कर सकते हैं, कैलकुलेटर ओपन कर सकते हैं, पेंट ओपन कर सकते हैं। तो ये मल्टी टास्किंग होता है। अब हम बात करें यहाँ पे देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम के जो प्रकार का, ये यूनिक्स है, ये भी एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स एक मल्टीटास्किंग एक वह मल्टी उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे वर्ष 1969 में विकसित किया गया था। इसे वर्ष 1973 में सी भाषा में लिखा गया। तो ये क्वेश्चन आ सकता है किस भाषा में लिखा गया है यूनिक्स? तो ये सी भाषा में लिखा गया है। और यहाँ पे बात की जा रही है लिनक्स की, तो इसे लाइनक्स भी बोला जाता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम 1991 में लाइनक्स टॉरवाल्ड्स द्वारा विकसित किया गया था। इसका उपयोग सिर्फ सर्वर के लिए होता है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स पर आधारित है। ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है तथा सभी प्रकार के कंप्यूटर पर चल सकता है। और देखिए सोलारिस भी होता है, ये भी एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। कभी कभी पूछा जा सकता है इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है कौन सा नहीं है, तो आप बता सकते हैं। और MS विंडोज़ को आप जानते ही होंगे। और एक MS DOS भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और मोबाइल की बात करें तो मोबाइल में एंड्रॉयड जो अभी चल ही रहा है एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, और iOS जो एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रोग्रामों का ऐसा कलेक्शन जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को रन करता है और इंफॉर्मेशन प्रोसेस को नियंत्रित करता है यानी कंट्रोल करता है, क्या कहलाता है? जो हमने अभी आपको बताया है वही है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सारा कुछ कंट्रोल करता है और नियंत्रित करता है। प्रोग्रामों का समूह होता है। बाकी कंप्यूटर आप जानते ही होंगे, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो हमने अभी आपको दिखाया वो है। और कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर एक तरह से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो कि सी लैंग्वेज में प्रयोग किया जाता है। ये क्या करता है? कंपाइल करता है। जो हम कोड लिखते हैं, किसी कोड को जो हम लिखते हैं यूजर की भाषा में, उसे ये मशीन भाषा में कन्वर्ट करता है, ये कंपाइलर। फाइल नेम्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। फाइल का नाम के संदर्भ में बता रहा है कौन सा कथन गलत है। तो पहला ऑप्शन है समान फोल्डर के अंतर्गत सभी फाइलों का नाम अलग अलग होना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही बात है। आप एक ही, जैसे मान लिया आपने एक फोल्डर बनाया, तो उस फोल्डर में यहाँ पे अगर आपने A रखा तो दोबारा आप A नहीं रख सकते। अगर आप दोबारा A रखेंगे तो बताएगा कि यह है ये फाइल ऑलरेडी उपलब्ध है। अगर आप इसको दोबारा रखना चाहते हैं तो वो A1 के नाम से हो जाएगा। फाइल का नाम डॉट से पहले आता है, तो बिल्कुल है, फाइल का नाम डॉट से पहले आता है। अगर आपने कोई भी फाइल बनाई, जैसे कि आपने बनाया पिक्चर में, अगर आपने इमेज बनाई तो आएगा A.jpg। अगर आपने डॉक्यूमेंट फाइल बनाई तो बनाएगा अगर आपने A नाम दिया है तो docx अब बनाएगा। अभी तक टेक्स्ट फाइल बनाया तो बताएगा A.txt। PDF बनाया तो बताएगा A.pdf। ये सारे बताएगा। तो फाइल का नाम डॉट से पहले आता है, बिल्कुल सही है। फाइल का एक्सटेंशन फाइलों का दूसरा नाम है, ये भी सही। एक्सटेंशन ये होता है आपका JPG, docs, txt और PDF। इससे पता चलता है कि कौन सी फाइल है।
ये डॉक यानी डॉक्यूमेंट फाइल है, ये टीएक्सटी फाइल है कि पीडीएफ है कि जेपीजी इमेज है, पीएनजी भी होता है, बहुत से फाइल के प्रकार होते हैं। तो ये क्या है ये बताएगा इसी तरह से। और डॉट EXE रहेगा तो इससे पता चलेगा कि ये सॉफ्टवेयर की कोई फाइल है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। और उसके बाद फाइल एक्सटेंशन फाइल के नाम और डॉट से पहले आता है। तो यहाँ पे ये ही इसका सही आंसर है, जो कि कथन गलत है। फाइल एक्सटेंशन फाइल के नाम और डॉट से पहले आता है, ये गलत है। अब मैं आपको कुछ फाइल यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे मैंने कुछ यहाँ पे रखी है, देखते हैं, इसको ही दिखाते हैं। जैसे ये है, अगर इसको हम अभी इसको प्रॉपर्टी में जाके देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे इसको हमने नाम दिया है 2 और ये है .jpg। दोस्तों अगर हम इसको जैसे इसको भी अगर हम एक लिखना चाहें, जैसे हमने भी आपको बताया, चलिए इसको हम ए लिखते हैं जिससे आपको समझ में आए। अगर हम इसको ए लिखना चाहें और इसको भी ए लिखना चाहें तो ये संभव नहीं होगा। ये देखिए, डू यू वांट टू रिनेम, तो ये रिनेम करने के लिए मांग रहा है। अब ये क्या करेगा, इसको यहाँ पे ए रख दिया, इसको 2 कर दिया, तो ये रिनेम कर दे रहा है। अगर एक फाइल और होती तो 3 बना देता, ये यहाँ पे होता है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है कि फाइल, जो क्वेश्चन गलत है, देखिए यहाँ पे ये हमारा कंप्यूटर का इस ई बुक का नाम है माई कंप्यूटर, ये लोकेशन है। इसके लास्ट में आप देख पा रहे होंगे सबसे आखिरी में .pdf लगा हुआ है इसके नाम के लास्ट में। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो एक्सटेंशन होता है ये नाम के पहले आता है, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। नाम के पहले नहीं आता है, ये बाद में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तो ये तो एकदम आसान सवाल है। CD स्टोरेज डिवाइस होती है, इसमें हम डाटा रखते हैं। हार्ड डिस्क भी होती है और फ्लॉपी डिस्क भी होती है। फ्लॉपी डिस्क हमने इसके पहले वाले वीडियो में आपको दिखाया था, इस तरह से होती है चौकोर। ये 3.5 इंची, 8 इंची, 5.5 इंची कई आकार की होती हैं। अब इसका प्रयोग ज़्यादातर नहीं किया जाता। कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तो ये प्रिंटर ही स्टोरेज डिवाइस नहीं है, हमें प्रिंट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये क्या है? आउटपुट डिवाइस है। किसी जंतु की गतिविधियों को चिन्हित करने के लिए उससे संबंधित आंकड़ों को रिकॉर्ड करने के लिए इसका प्रयोग जंतु के शरीर पर लगाकर किया जाता है, यानी जंतु के शरीर पर लगाया जाता है। POS, PPS, GPS, RFID, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है ये क्या है। दोस्तों बात करें POS को, तो इसका फुल फॉर्म होता है पॉइंट ऑन सेल। आपने सुना होगा POS मशीन होती है जिसमें ATM कार्ड के थ्रू ट्रांजैक्शन किया जाता है। वो सारी चीज़ें POS के अंतर्गत आती हैं, उसी के थ्रू लेन देन होता है। जो आप शॉपिंग मॉल में जाते होंगे या फिर किसी दुकान पर जाते हैं तो मशीन रखे रहता है, वही है POS मशीन। और PPS का प्रयोग बैंक में किया जाता है ज़्यादातर। और GPS होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है। GPS किसी भी वस्तु को ट्रैक करने के लिए किया जाता है, जैसा कि आपने देखा ही होगा। ये जंतु के लिए नहीं किया जाता, किसी वस्तु में लगाया जाता है GPS डिवाइस। जैसे कि आपके मोबाइल में भी रहता है GPS, और अदर डिवाइस में लगाया जाता है, बस ट्रक या फिर कोई अन्य एक्टिव डिवाइस में GPS का प्रयोग किया जाता है। और इसके बाद इसका जो सही आंसर होगा वो RFID होगा, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन को बोला जाता है। और PPS को इसको पेमेंट सिस्टम ऐसे करके इसका फार्मूला है। इसका प्रयोग बैंक में किया जाता है। इसको भी आप लिख ही लीजिए, पॉजिटिव, मान लिया कभी पूछ ही ले, पॉजिटिव पे सिस्टम। जब लेकिन बैंकिंग टर्म में पूछेगा तभी इसका फार्मूला ये होगा, अदरवाइज बहुत से फार्मूले हो सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो RFID होगा, जो कि जानवरों की गतिविधियों के लिए लगाया जाता है, जानवरों के लिए। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा केबल उच्च गति से डाटा ट्रांसमिट कर सकता है? तो यहाँ पे फ्लैट केबल, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिक फाइबर केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, 4 तरह की यहाँ पे केबल दी गई हैं। अब आपको दिखाते हैं अपने ई बुक में कौन सी
केबल का क्या काम है। तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कोएक्सियल केबल क्या होती है। यह केबल के द्वारा उच्च आवृत्ति वाले डेटा को संचारित किया जाता है। यह केबल उच्च गुणवत्ता का संचार करता है। इस तार को जमीन या फिर पानी के अंदर से प्रवाहित किया जाता है, जमीन या समुद्र के नीचे से ले जाया जाता है। यह केबल के केंद्र में ठोस तार होता है जो कुचालक तार से घिरा होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये है आपका कोएक्सियल केबल। और फाइबर केबल की बात करें तो यह एक नई तकनीक है जिससे धातु के तारों की जगह विशिष्ट प्रकार के ग्लास या प्लास्टिक के फाइबर का प्रयोग डेटा संचार के लिए किया जाता है। यह केबल हल्की या तीव्र गति वाली होती है। इस केबल का प्रयोग टेलीकम्युनिकेशन और नेटवर्किंग के लिए होता है। और वहाँ पे एक दिया हुआ है ट्विस्टेड पेयर केबल, यही है, इसे इथरनेट केबल या ट्विस्टेड पेयर केबल बोला जाता है। इस प्रकार के केबल में तार आपस में उलझे ट्विस्टेड होते हैं। ट्विस्टेड का मतलब एक में एक मुड़े हुए, जैसे एक मान लीजिए केबल है, दूसरी केबल इसी में इस तरह से गुद दिया जाए। इसके ऊपर कुचालक पदार्थ या एक अन्य परत का बाहरी आवरण, जिसे जैकेट कहते हैं, लगा होता है। दो या दो से अधिक तार सिग्नल को प्राप्तकर्ता तक पहुंचाने के लिए दूसरा अर्थिंग के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह केबल का प्रयोग छोटी दूरी में डेटा संचार के लिए करते हैं। इस तार का प्रयोग लैन में किया जाता है, लोकल एरिया नेटवर्क में किया जाता है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्टिकल फाइबर केबल, ऑप्टिक फाइबर केबल इसका सही आंसर होगा। सबसे ज़्यादा स्पीड इसी में होती है। और इसकी स्पीड की बात करें अभी तो वर्तमान में इसकी स्पीड 100 Mbps से लेकर 2 Gbps तक है। PS मतलब पर सेकंड होता है। नेक्स्ट है वह हार्डवेयर डिवाइस या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो नेटवर्क्स के मध्य मैसेज भेजता है कहलाता है ब्रिज, बैकबोन, गेटवे, रूटर। चार में से एक ऑप्शन आपको बताना है कौन सा इसका सही होगा। अब दोस्तों बात करें यहाँ पे गेटवे की, तो गेटवे एक ऐसी युक्ति है जिसका प्रयोग दो विभिन्न नेटवर्क या प्रोटोकॉल को जोड़ने के काम आता है। इन्हें प्रोटोकॉल परिवर्तक, प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी कहते हैं। ये फायरवॉल की तरह कार्य करते हैं। ये तो होगा गेटवे। अब बात करते हैं स्विच की, तो स्विच वे हार्डवेयर होते हैं जो विभिन्न कंप्यूटर को एक लाइन में जोड़ते हैं। स्विच को हब के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। हब तथा स्विच के मध्य एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि हब स्वयं तक आने वाले डेटा को अपने प्रत्येक पोर्ट पर भेजता है, जबकि स्विच स्वयं तक आने वाले डेटा को केवल गंतव्य स्थान तक भेजा जाता है। स्विच करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और हब क्या होता है आप यहाँ पे देख पाएंगे। हब का प्रयोग ऐसे स्थान पर किया जाता है जहाँ नेटवर्क की सारी केबल मिलती हैं। ये एक प्रकार का रिपीटर होता है जिन्हें नेटवर्क चैनलों को जोड़ने के लिए पोर्ट लगे होते हैं। आमतौर पर एक हब में 4, 8, 16 तथा 24 पोर्ट लगे होते हैं। जैसे कि ये बना दिया गया और इसमें पोर्ट यहाँ पे दे दिया गया, यहाँ पे दे दिया गया। इसमें कई सारे उपकरण एक ही साथ कनेक्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त हब का प्रत्येक पोर्ट के लिए एक इंडिकेटर लाइट लगी होती है। जब पोर्ट से जुड़ा कंप्यूटर ऑन होता है तब लाइट चलती रहती है। हब में कंप्यूटर को जोड़ना अथवा हबों को आपस में जोड़ना तथा हटाना बहुत सरल होता है। एक हब में तकरीबन 24 कंप्यूटर को जोड़ा जा सकता है। और दोस्तों एक यहाँ पे इससे अधिक कंप्यूटर को जोड़ने के लिए फिर आपको अतिरिक्त हब जोड़ा जाएगा, अतिरिक्त हब को जोड़ा जाता है। और इस प्रक्रिया को यानी 2 से अधिक हबों को जोड़ने की प्रक्रिया को डेजी चेनिंग कहा जाता है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। अब बात करते हैं राउटर की। राउटर का प्रयोग नेटवर्क में डेटा को कहीं भी भेजने में करते हैं। इस प्रक्रिया को राउटिंग कहते हैं। राउटर एक जंक्शन की तरह कार्य करता है। बड़े नेटवर्क में एक से अधिक रूट होते हैं जिनके जरिए सूचनाएं अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकते हैं। ऐसे में राउटर ये तय करते हैं कि सूचना को किस रास्ते से उसे गंतव्य तक पहुंचाना है। ये यहाँ पे राउटर का काम होता है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा वो रूटर ही होगा। इसको इंग्लिश में, हिंदी में रूटर बोलते हैं। राउटर इसको बोला जाता है, रूटर भी बोला जाता है। इसका सही आंसर तीसरा हो जाएगा, रूटर। जो डिवाइस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो नेटवर्क के मध्य मैसेज भेजता है। यदि आप ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 98 को विंडोज एक्सपी में परिवर्तित करते हैं तो आपके द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता है। तो इसका कार्य जो कहलाएगा वो अपग्रेड कहलाएगा। यानी आपने वर्जन को अपग्रेड किया है। अगर आप 2007 से 8 में जाते हैं या सीधे आप विंडोज 10 से 11 में जाते हैं तो इसको अपग्रेडिंग कहा जाता है। तकनीक आपको सुविधा प्रदान करते हुए वेबसाइट के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कन्वर्जेंस, लोकेटर, सैम्पलिंग रेट, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, इसको तो हमने आपको बता ही दिया।
GPS, जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम हमने इसको बताया था, GPS है ये, जो कि लोकेशन के लिए काम करती है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो यही होगा, GPS। इसी के माध्यम से लोकेशन ट्रैक करके, लोकेशन के माध्यम से आपको डाटा सैटेलाइट के माध्यम से या फिर आपको सर्वर के माध्यम से डाटा आपके पास भेजा जाता है। नेक्स्ट है, रैम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। रैम हार्ड डिस्क के समान एक स्टोरेज डिवाइस है। रैम एक टेम्पररी स्टोरेज एरिया है। रैम वोलेटाइल है। जब आप कंप्यूटर ऑफ करते हैं तो रैम में स्टोर की गई इंफॉर्मेशन भी समाप्त हो जाती है। तो आपको बताना है क्या सत्य नहीं है। चलिए हम आपको पहले रैम के बारे में डिटेल में दिखाते हैं। दोस्तों ये हमारे ई बुक का पेज नंबर मेरे ख्याल से 10 है, 10 ही है। इसमें हमने रैम को यहाँ पे रखा हुआ है। अब इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे रैम बोला जाता है। इसे संक्षेप में रैम कहा जाता है। ये मेमोरी एक चिप होती है जो मेटल ऑक्साइड यानी सेमीकंडक्टर की बनी होती है। हम इस मेमोरी के किसी भी लोकेशन को चुनकर उसका प्रयोग सीधे ही इसी डेटा को स्टोर करने या उसे डेटा पढ़ने के लिए कर सकते हैं। कुछ इस तरह से रैम होती है। ये मेमोरी ऐसे रजिस्टर और उनसे जुड़े हुए परिपथों से बनी होती है जिनमें डेटा को वहाँ तक और वहाँ से स्थानांतरित करना संभव हो। और दोस्तों रैम में जो रखी सूचनाएं होती हैं वो अस्थायी होती हैं। और दोस्तों जब कंप्यूटर बिजली बंद कर दी जाती है तो वैसे ही ये समस्त सूचनाएं नष्ट हो जाती हैं। ये एक अस्थायी मेमोरी है। इसमें डाटा स्टोर करके आप नहीं रख सकते हैं। तो इसका जो यहाँ पे दोस्तों पहला ऑप्शन है यही सही हो जाएगा। रैम हार्ड डिस्क के समान एक स्टोरेज डिवाइस है। तो हार्ड डिस्क के समान ये स्टोरेज डिवाइस नहीं है, क्योंकि इसमें डाटा हम स्टोर करके ज़्यादा समय के लिए नहीं रख सकते। यहाँ पे जैसे ही लाइट चली जाती है इसका काम खत्म हो जाता है। हार्ड डिस्क में क्या होता है, हम डाटा रख सकते हैं, कभी भी उसका यूज कर सकते हैं बाद में। एक टेम्परेरी स्टोरेज एरिया है, ये सही है, ये भी सही है। देखिए ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे ये वाला सही है, लेकिन यहाँ पे हमें छांटना है असत्य कौन है। तो ये असत्य है। बाकी एक वोलेटाइल मेमोरी है। जब आप कंप्यूटर ऑफ करते हैं तो रैम स्टोरेज इंफॉर्मेशन डिलीट हो जाती है। ये बात एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे डैश है, किसको छोड़कर सभी रियल सिक्योरिटी और प्राइवेसी रिस्क, ये दोस्तों रिस्क है, प्राइवेसी रिस्क के उदाहरण हैं स्पाईवेयर, स्पैम, हैकर और आइडेंटिटी थेफ्ट। यहाँ पे आपको बताना है किसको छोड़कर रियल सिक्योरिटी और प्राइवेसी रिस्क के उदाहरण हैं। स्पाईवेयर, हैकर्स, आइडेंटिटी थेफ्ट और स्पैम। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा प्राइवेसी रिस्क के उदाहरण है। मतलब यहाँ पे बताना है कि कौन सा नहीं है, आपको बताना है, छोड़कर आपको बताना है। दोस्तों यहाँ पे जो इसका सही आंसर होगा वो होगा स्पैम। बाकी के जो हैं यहाँ पे ये सारे सिक्योरिटी रिस्क के उदाहरण हैं। स्पाईवेयर, हैकर्स, आइडेंटिटी थेफ्ट यानी आपकी जानकारी चुरा लेना, हैकर जो आपकी आइडेंटिटी को या भी कुछ भी चीज़ आपकी वेबसाइट को, ईमेल को कुछ भी हैक कर लेते हैं तो वो लोग भी यहाँ पर सिक्योरिटी रिस्क आपका रहता है। स्पाईवेयर भी होता है, वायरस के तो वायरस भी होता है। स्पैम नहीं होगा। स्पैम क्या होता है, जब कोई आपके पास मेल भेजता है आपको पता नहीं रहता है तो वो मेल स्पैम में चली जाती है। थोड़ा सा मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर कोई मेल आई होगी तो अब यहाँ हम दिखाएंगे। जब कोई अननोन पर्सन आपके पास मेल भेजेगा तो वो मेल स्पैम में चली जाएगी। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, ये स्पैम दिख रहा है, यही है स्पैम। अभी हमारे यहाँ पे कोई मेल नहीं है क्योंकि हमने जो मेल आई हुई उसको डिलीट कर दिया है। तो अगर कोई अननोन पर्सन आपके पास मेल भेजता है तो वो स्पैम में चली जाती है। इससे कोई डाटा लॉस होने का कोई आपको खतरा नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑफिस 2007 में करंट रो के पहले सेल में जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कमांड का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे जैसे जो ईयर लिखा रहता है इससे कोई खास मेरे ख्याल से फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप 2007 की जगह 2010 भी यूज़ करेंगे, 2013 यूज़ करेंगे, 16 यूज़ करेंगे, 19 यूज़ करेंगे, 21 यूज़ करेंगे, तो MS ऑफिस के जो कमांड होते हैं मेरे ख्याल से सब वही रहते हैं।
फिलहाल हम आपको दिखाते हैं दो MX ऑफिस, एक 2007 में दिखाते हैं और एक हमारे पास है 19 का, दोनों में दिखाते हैं ओपन करके। तो ये हमारा है MS एक्सेल। यहाँ पे MS ऑफिस पूछ रहा है, MS एक्सेल थोड़ा एक बार मैं डाउट क्लियर कर लेता हूँ। ऑफिस पूछ रहा है, ऑफिस 2007 में नहीं, यहाँ पे सिर्फ ऑफिस लिखा हुआ है। तो जहाँ पे जो रो और कॉलम वाला ऑप्शन होता है वो एक्सेल में ही होता है, तो हम यहाँ पे वही ओपन किए हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है, भूल जा रहा हूँ क्या क्वेश्चन है। ऑफिस में करंट रो के पहले सेल में जाने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जैसे हम मान लिए यहाँ पे हैं, ठीक, और पहली सेल हमारा यहाँ पे है, तो ये पूछ रहा है कि किस कमांड का प्रयोग किया जाएगा। इस जगह पे हैं हम और हमको यहाँ पे जाना है। अब हम देखते हैं ऑप्शन यहाँ पे कौन कौन से दिए गए हैं। एक है टैब, शिफ्ट प्लस टैब, ESC प्लस होम और होम। यहाँ पे 4 टैब दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। और हम चलते हैं एक्सेल पे देखते हैं। तो पहले तो हम टैब दबा के देखते हैं। अभी हमने टैब प्रेस किया है। टैब से क्या होता है, ये एक सेल आगे बढ़ जा रहा है, टैब से तो नहीं होगा। और उसके बाद दिया है ESC प्लस होम, तो ये भी हम प्रेस करके देख लेते हैं। यहाँ पे ESC प्लस होम बटन आपको दबाना है। तो इससे क्या हो रहा है, ESC प्लस होम से जहाँ पे हमने कर्सर रखा हुआ है ये उसके पहले सेल में पहुँच जा रहा है। इसे यहाँ पे रखा हमने, ESC प्लस होम की प्रेस किया तो ये पहले सेल पे आ गया है, लेकिन ये फर्स्ट सेल पे नहीं आया है, उस रो के पहले सेल पे आया है। ESC प्लस होम से पहले रो के पहले सेल पे आया है, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं से होगा। करंट रो के पहले सेल, तो ये तो मेरे ख्याल से सही हो रहा है। करंट रो के पहले सेल में जाने के लिए तो यहाँ पे ESC प्लस होम मेरा सही हो रहा है। और एक बार हम होम टैब को भी प्रेस करके देख लेते हैं। अब यहाँ पे रखे हुए हैं, अब हम होम प्रेस करते हैं तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि होम से भी हम डायरेक्ट चले जा रहे हैं। होम प्रेस कर रहे हैं, यहाँ पे आ जा रहे हैं, और हम ESC के साथ होम कर रहे हैं तो भी आ जा रहे हैं। यहाँ पे तो हमारे 2 ऑप्शन सही होते दिख रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पे 2007 बोला है तो इस वजह से हम 2007 ओपन करके अब चेक करते हैं। दोस्तों हमारा 2007 ओपन हो रहा है। तो दोस्तों अब हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 वर्जन ओपन हो गया है। अब हम यहाँ पे देखते हैं ESC और होम की को प्रेस करके, यहाँ पे भी मूव हो रहा है ESC और होम की। एक बार हम शिफ्ट के साथ होम की का प्रयोग करते हैं तो शिफ्ट के साथ होम की प्रयोग करने पर यहाँ पे नहीं हो रहा है। शिफ्ट के साथ और सिर्फ होम की का प्रयोग करके देखते हैं तो यहाँ पे होम की का प्रयोग करने पर भी हो रहा है, और ESC के साथ अगर होम की हम प्रयोग कर रहे हैं तो भी हो रहा है। तो यहाँ पे इसके दोनों ऑप्शन सही हैं। अगर यहाँ पे शिफ्ट होता तो फिर ये गलत माना जाता, तो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे होम के साथ तो हम जा ही रहे हैं, शिफ्ट ESC के साथ भी हम चले जा रहे हैं। ऑफिस 2007 में मेरे ख्याल से सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। वायरस, वार्मर्स और ट्रोजन हॉर्सेज जैसे सॉफ्टवेयर निम्नलिखित में से जिनमें हानिकारक प्रोग्राम होता है क्या कहलाते हैं, ये आपको यहाँ पे बताना है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो यही होगा, मालवेयर इसको बोला जाता है। मालवेयर भी लिखा हुआ है, मालवेयर भी इसको बोलते हैं। यही होता है जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जिसमें हानिकारक प्रोग्राम होते हैं, इसे मालवेयर बोला जाता है। बाकी की चीज़ हम इस वीडियो में भी नहीं डिस्कस करेंगे। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारी ई बुक ले सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, पूरा डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है और ये लास्ट है, चिप को किस नाम से जाना जाता है। ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट और सेमीकंडक्टर। तो ये सेमीकंडक्टर की बनी होती है, लेकिन इसे इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको IC चिप बोला जाता है, इंटीग्रेटेड सर्किट की बनी होती है, इसको इंटीग्रेटेड सर्किट बोला जाता है।
इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। ये हमारा तीसरा सेट था। इसके पहले हमने 2 सेट ऑलरेडी कराए हुए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। बाकी किसी प्रकार की आपको कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आप ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है 9415190193, इस पर आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा। हमें ई बुक चाहिए, आपको वहाँ पे PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करिए, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और कोई सुझाव अपने देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।